Hello students, I am Nilay Jani and I am welcoming you all at Shivam Classes and Physics Zone. कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ 12th फिजिक्स का एमसीक्यू सेशन। और ये एमसीक्यू सेशन के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं जेई नीट एंड गुडसेट के बारे में, और उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। हर एक लेक्चर जो होगा वो टॉपिक वाइज होगा और टॉपिक के हिसाब से आपको वहां पे एमसीक्यूज दिए जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो अलग से आपको बुक लेके बैठना नहीं पड़ेगा टू कवर दी कॉन्सेप्ट। मैं पॉसिबली यहाँ पे उसके जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे रिगार्डिंग टू दी एमसीक्यू, वो कवर करता जाऊंगा और बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर लेक्चर 1 के अंदर हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये 3 पॉइंट्स जो है हम कवर कर रहे हैं। वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हेन अ सॉफ्ट बबल इज गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। जब सॉफ्ट बबल को एक इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दिया जाता है, यहाँ पे बोला नहीं गया है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए एक सॉफ्ट बबल ले लेते हैं सबसे पहले। सॉफ्ट बबल क्या होता है? तो एक्चुअली वो अंदर की ओर, वहां पे क्या होती है? एयर होती है। अंदर की ओर वहां पे क्या होती है? एयर होती है। जब कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे उसके ऊपर, सपोज कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, ठीक है, बाहर से हमने पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिया, तो पॉजिटिव चार्ज देने की वहां पे देने की वजह से वहां पे टोटल मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बबल्स, मास ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बबल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास ऑफ पार्टिकल ऑफ बबल इंक्रीज होता है तो उनको वहां पे सेट होने के लिए जगह ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। ये एक पहला रीजन हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव मास चार्ज हमने जनरेट किया है, तो ये इसका रीजन 1 हो गया। अब रीजन 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। कौन सा रीजन ऐसा है जो वहां पे मास या वॉल्यूम एक्सपांड करता है? जैसे कि हमने यहाँ पे बोला कि उसके ऊपर कोई नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव जनरेट हुआ है, ठीक है, या फिर हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज हमने दिया, इसका मतलब कि वहां पे रिपल्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिपल्शन। रिपल्शन बिटवीन इक्वल चार्जेस, इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी इक्वल चार्जेस। तो इक्वल चार्जेस के अंदर क्या होता है? रिपल्शन होता है। तो दिस इज द रीजन, इक्वल चार्जेस वहां पे हमने दिए हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। इसका मतलब कि वो क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से इट्स वॉल्यूम इज एक्सपांडिंग, ठीक है। तो वॉल्यूम एक्सपांड्स। दिस इज अवर फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज if 50 minus 150 coulomb charge, 150 nano coulomb charge is given to concentric spherical cell। मतलब कि हमने बाहर से दिया, तो बाहर से 150 दिया हुआ है। जो कोई भी -150 नैनो कूलम चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं, दैट इज कंसिडरिंग एज Q1, दैट इज इक्वल टू -150 नैनो कूलम, ठीक है। इतना चार्ज हमने दे दिया। अब बाहर से कोई चार्ज जो है वो अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि दैट ऑलवेज स्प्रेड ओवर दी सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। कोई भी मेटल सरफेस की ऊपर ही वो रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। चलिए सपोज यहाँ पे एक सेंटर है और सेंटर के ऊपर कितना चार्ज दिया गया है? +50 नैनो कूलम। अब जो +50 नैनो कूलम दिया हुआ है उसकी इफेक्ट होगी इंटरनल सरफेस के ऊपर। तो इंटरनल सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा?
Q2 चार्ज जनरेट होगा, और Q2 चार्ज जो है वो कितना कंसीडर कर रहा है, -50 नैनो कूलम। कितना कंसीडर कर रहे हैं हम, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि कितना चार्ज यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज -50 नैनो कूलम चार्ज जनरेटेड। अब अंदर वाला चार्ज जो है वो बाहर प्रोड्यूस होगा, तो दो मेटल स्फीयर की वजह से ऑपोजिट चार्ज वहां पे जनरेट होगा। देखिए सेंटर में पॉजिटिव था, तो उसका नेगेटिव कहां पे जनरेट होगा, इंटरनल स्फीयर में। इंटरनल स्फीयर में नेगेटिव है, तो उसका ऑपोजिट कहां जनरेट होगा, एक्सटर्नल स्फीयर में। मतलब स्फीयर जो है उसकी इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, दो सरफेस के ऊपर ऑपोजिट चार्ज जनरेट होंगे। अब बाहर की ओर कितना हो जाएगा, 50 नैनो कूलम। तो अगर हम नेट चार्जेस की बात करें, ठीक है, नेट चार्ज ऑन आउटर सरफेस, कौन सी सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर बात करें, तो आउटर सरफेस के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, उसके पास -150 नैनो कूलम था, और +50 नैनो कूलम जो है वो जनरेट हुआ। इसका मतलब वहां पे -100 नैनो कूलम जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और इनर सरफेस के ऊपर कितना रहेगा, इनर सरफेस के ऊपर कितना रहेगा, सेंटर से जो वहां पे जनरेट हुआ है सिर्फ उतना ही रहेगा, मतलब -50 नैनो कूलम। तो यहाँ पे पहले इनर का पूछा है, बाद में आउटर का पूछा है, तो -50 नैनो कूलम वाले दो ऑप्शन कौन से हैं, ये और ये। और जिसमें आउटर सरफेस के लिए कितना है, आउटर सरफेस के लिए कौन सा है, आउटर के लिए है -100 नैनो कूलम। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, टू आइडेंटिकल स्पेयरिंग spheres carrying the charge -9 microcoulomb and 5 microcoulomb respectively are kept in contact। पहले दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज है टोटल चार्ज देखना पड़ेगा। चलिए, पहला जो है, पहला मेटल स्फीयर जो है उसको हमने आइडेंटिकल कांटेक्ट के अंदर रख दिया है। पहले के ऊपर चार्ज है टोटल -9 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। while they come in contact with each other, while two equal mass or identical spheres comes in contact with each other, then Q net is equal to average of their charges, average of their charges। This is charge on each mass, charge on each sphere, हर एक स्फीयर के ऊपर। तो पहले के ऊपर -9 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर 4 माइक्रोकूलम, और एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बच जाएगा, सॉरी -5 माइक्रोकूलम है, तो -5 माइक्रोकूलम, तो -4 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि दोनों के ऊपर -2 माइक्रोकूलम जितना चार्ज है। नाउ पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग इन ईच स्फीयर। अब -2 माइक्रो, यहां पे क्या है, kept in contact, then separation from each other, एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। मतलब अलग करने के बाद उनके ऊपर कितना चार्ज रहेगा, -2 माइक्रोकूलम। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन ईच स्फीयर, कोई भी स्फीयर के लिए क्या होगा वहां पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिसिट, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस, इलेक्ट्रॉन्स आर इन डेफिसिट। डेफिसिट मतलब उतने कम होंगे, और एक्सेस का मतलब कि उतने ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे नेट चार्ज जो है वो नेट चार्ज क्या मिला, नेगेटिव मिला। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्सेस वाला जो ऑप्शन है इसमें से रहेगा, मतलब ए एंड डी जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। नेट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, ठीक है। अब नेट चार्ज आपको -2 माइक्रोकूलम मिल गया। नाउ गेट द सॉल्यूशन दैट Q नेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इनटू E। Q नेट कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 2 माइक्रोकूलम हो गया। एन आपको फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फाइंड करने हैं, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो दैट इज वाई एन इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस, तो -1.6 डिवीजन में चले गए -19, 2 डिवाइडेड बाय 1.6 करना है। इसका मतलब कि 2 डिवाइडेड बाय 16, डिनोमिनेटर में 10 जो ऊपर चला जाएगा 20/16, मतलब कि वो 5/4 होगा। इसका आंसर 1.25, so that is why 1.25 into 10⁻⁻6, 19 जो है ऊपर आएंगे तो +19, तो that is why your answer n is equal to 1.25 into 10⁻30। समझ में आ रहा है? तो your answer is B. Now next one. A conductor has been given charge Q that is equal to, डेटा लिखते जाना है, -3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अगर माइनस चार्ज दिए गए हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन। क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स को दिया गया है बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन। मास इंक्रीज, तो जितने भी पार्टिकल्स जाएंगे उतना मास जनरेट हुआ। तो मास कितना जनरेट होगा? मास इंक्रीज्ड इक्वल टू mass of electron multiplied with number of electron transferred। जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो सभी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए आपके पास Q इज इक्वल टू एनी, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपको n मिल गया। तो नाउ नेट मास इंक्रीज्ड कितना हो जाएगा? me इंटू n। me कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड विथ n कितना है -3, और e की वैल्यू -1.6, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे वैसे तो, ठीक है। -7 और डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब n की वैल्यू यहाँ पे मांगी हुई है, तो विच इज नियरली इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 है ना, तो उसको नियरली इक्वल टू लिख दीजिए 3 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻7, और +19 कहां चले जाएंगे ऊपर, तो नियरली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 ये हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻12 वाले n किधर है? पहले तो मास इंक्रीज और उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे 2 इंटू 10⁻12, तो डी ऑप्शन जो है सही है, बाकी कहीं पे भी 2 इंटू 10⁻11 नहीं है। अब अच्छे तरीके से देखना चाहे तो यहाँ पे आपको क्या डालना चाहिए? 2 इंटू 10⁻12 ही डालना चाहिए। तो m ऑफ e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड विथ 2 इंटू 10⁻12, तो हो जाएगा 9.1 मल्टीप्लाइड विथ 2, तो 18.2 इंटू 10⁻31 प्लस 12, मतलब कि -19। समझ में आ रहा है? तो 1.82 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1, मैंने अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड लिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, तो इसीलिए -18 विच इज नियरली इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18, और मास के लिए क्या है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम। आपको यहाँ पे चार्ज दिया गया है Q नेट इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात की गई है, तो E दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फॉर एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मांगा है लेकिन 1 कूलम के अंदर, तो यहाँ पे कोई साइन कंसिडरेशन नहीं लिया गया है।
ठीक है, तो E के लिए साइन लेने की जरूरत नहीं है. So that is why Q is equal to NE is our equation. Now put 1 equal to N as it is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So divide 1 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 equal to N. अब आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 करना है. 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना होता है, वो करने के लिए एक इजी मेथड देखिएगा. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 10, 10 को ऊपर लेके गया, 10 डिवाइडेड बाय 16, 5 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 8. क्लियर है? 5 डिवाइडेड बाय 8 करने का है. 5 डिवाइडेड बाय 8 करने से आंसर रहेगा 0.625. ठीक है, 0.625 और 10 रेज़ टू 19 जो है वो कहां पे आएंगे, ऊपर आएंगे. तो 10 रेज़ टू पॉजिटिव 19. सो दैट इज व्हाई n इज इक्वल टू 0.625 10 रेज़ टू माइनस 19. 10 रेज़ टू 19 कोई है यहाँ पे, ये रहा. तो D इज योर आंसर. या तो फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 19. सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन 1 कूलम वी हैव 6.25 into 10 raised to 19, 10 raised to 19 electrons. Clear? Next one. What is the total charge in 1 coulomb of all the electrons? Of all the electrons, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, in 3 ग्राम of mole of hydrogen. तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? मोलर मास दैट इज इक्वल टू m0, दैट इज 1. यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये हाइड्रोजन का है. मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है? 3 ग्राम. ठीक है, n that is equal to number of particles of hydrogen. किसके? हाइड्रोजन के. और NFA that is equal to Avogadro number. Avogadro number, that means number of particle in 1 mole. Number of particles in 1 mole. अब यहां पे हम सब जानते हैं कि m0 by m that is equal to Na upon n होता है. So that is why n equal to n अगर हमें चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से Na into m डिवाइडेड बाय m0. चलिए, Na हमारे पास कितना दिया गया है? Na एज इट इज रखिए. मोलर मास कितना दिया गया है? सॉरी, मास कितना? 3. तो मोलर मास कितना हो गया? 3Na. ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको अगर हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन. So 3Na hydrogen has how many electrons? 3Na electrons. So that is why Q net that is equal to Ne. Q net is equal to what? Ne. तो यहां पे आपका n क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3Na. Q net इज इक्वल टू n इंटू E, इलेक्ट्रॉन की वजह से. सो 3Na इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम. 3 इंटू 6.022 into multiplied with 1.6 क्या हो जाएगा?
6.022 into 10 raised to minus 10 raised to 23 into 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 6.022 का हो जाएगा 18.066 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 और 23 और माइनस 19 दोनों की वजह से हो जाएगा 10⁴। अब मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन ये दोनों का कीजिएगा तो 18 कितना मल्टीप्लीकेशन करता है 18.066 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 तो 06608 प्लस 6 6 36 कैरी 3 6 3 6 6 36 प्लस 3 39 3 48 कैरी विल विन 6 1 6 प्लस 10 so 6 5 1 0 1 9 8 and 2 तो 2 8 9 और यहां से 3 पॉइंट और 1 पॉइंट तो 4 पॉइंट 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 28.9 और 10⁴ as it is. So your answer is finally 2.89 into 10⁵. चलो क्लियर है इतना? Now next one. In 7 sum in any system consisting Na electron के पार्टिकल्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो है Na जितने, मतलब एवोगेड्रो नंबर के जितने हैं। और नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन के बारे में बात किया है। पॉजिट्रॉन को E+ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका चार्ज कितना है +E के जितना है। तो नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन दैट इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी वजह से आपके पास Q ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड आपको मिल जाएगा Q ड्यू टू पॉजिट्रॉन, तो वो हो जाएगा N ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इंटू E। ठीक है, इसका मतलब Na इंटू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना -E, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपको कंसिडर करना है नेट चार्ज। पॉजिट्रॉन की वजह से हो जाएगा +E चार्ज, मतलब कि Na इंटू +E डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो Q नेट that is equal to Q due to electron plus Q due to positron, तो -Na into E। इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना -Na into E और पॉजिट्रॉन की वजह से 1/2 Na into E। इसका मतलब हमारे पास कितना बच गया 1/2 Na into E बच गया। पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल, हर एक की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पे हम कट करेंगे तो 2 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने से पहले माइनस और 8 का मल्टीप्लीकेशन मैं करूंगा 6.022 के साथ। 8 2 16 कैरी 1 8 2 16 plus 17 1 and 6 4 48। अब टोटल 3 पॉइंट इसके और 1 पॉइंट इसका, मतलब 4 पॉइंट हम कट करेंगे तो वी विल हैव 4.8176 into 10⁻23 minus 19, so you will have answer minus 4.8176 into 10⁻4। which one is the answer 4.8 और 10⁻4 कूलम के साथ your answer will be 10⁻4 कूलम 4.10⁻⁻4.8 10⁻4 coulomb. This is your answer. Clear? Now next one we have, that is if system is made up of the 10⁸ alpha particle। यहाँ पे याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा
न्यूक्लियस ऑफ He2 4, मतलब कि उसके पास क्या हो जाएगा, 2 प्रोटॉन होंगे एंड 2 न्यूट्रॉन होंगे, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। सिस्टम इज कंजर्व्ड, सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। इफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आर एनहिलेशन, एनहिलेशन का मतलब हो जाएगा डेस्ट्रॉयड, मतलब डेस्ट्रॉय हो गए, डेस्ट्रॉय हो गए, और कंजर्वेशन वाली सिस्टम है, सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो याद रखिए कि सिस्टम इज कंजर्व्ड then pair will be there for destruction or production। या तो डिस्ट्रक्शन होगा तो पैर में डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और अगर जनरेट हो सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में प्रोडक्शन हो सकता है। मतलब तभी जाके अपना जो नेट चार्ज है, देन एंड देन नेट चार्ज विल बी कांस्टेंट, और तब हम बोल सकते हैं कि देन वी कैन से दैट सिस्टम इज कंजर्व्ड, सिस्टम इज कंजर्व्ड। समझ में आया? तो दिस थिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या हुआ, पहली चीज देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर एनहेल्ड, मतलब खत्म हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स एनहेल्ड हो गए, मतलब -8 ई कूलम चार्ज जो है डिस्ट्रॉय हो गया। अगर -8 ई कूलम चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसके ऑपोजिट चार्ज भी साथ में डिस्ट्रॉय होना चाहिए, मतलब कि इसका ऑपोजिट चार्ज कौन सा हुआ, -8 ई कूलम का ऑपोजिट चार्ज मैंने ले लिया, तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू +8 ई कूलम चार्ज मस्ट बी destroyed for conservation, कंजर्वेशन के लिए वो भी डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो एनहील वाले ऑप्शन कौन से हैं, 2 है, और इसमें कौन सा एनहील हो रहा है, 8 ई कूलम, और -8 ई कूलम, हमें कौन सा चाहिए, +8 ई कूलम, मतलब ए इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड फॉल्स ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। कोई एक न्यूट्रल स्फीयर है, उसके ऊपर 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गिर रहे हैं। फाइंड द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम, मतलब कि क्यू नेट जो है वो कितना है, 2 माइक्रोकूलम, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम जितना चार्ज वहां पर जनरेट हो रहा है। ठीक है, नाउ कौन से पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल के पास क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स दैट मीन्स He2 4 विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इट हैज 2 प्रोटॉन, सो चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल दैट इज 2e। समझ में आ गया? अभी टोटल कितने अल्फा पार्टिकल्स है, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल फॉल्स इन अ सेकेंड, so that is why charge produced by alpha particle in 1 second, कितनी सेकेंड्स के अंदर, in 1 seconds, that is equal to 10⁻12 multiplied with 2e, इतना चार्ज जनरेट होगा इन 1 सेकेंड। अभी हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड
टाइम, ठीक है। तो जो फाइंड करना है उसको थर्ड स्टैंडर्ड की मेथड से पीछे रखिए और चार्ज को आगे रखिए। कितना चार्ज, 10⁻² मल्टीप्लाइड विद 2e चार्ज, उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। सो दैट इज वाई 2 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए लगने वाला टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, so time t is equal to 2 microcoulomb multiplied with 1 divided by 10⁻², 2e। 2 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ पे पीछे कूलम लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, सॉरी 2 माइक्रोकूलम नहीं है, 2, जी हाँ 2 माइक्रोकूलम ही है, 2 माइक्रोकूलम ही है। तो 2 into 10⁻⁻6, 10⁻² as it is multiplied with 2 and 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Here 2 will cancel out. You will have 1 divided by 1.6, 1 divided by 1.6, ठीक है। 10⁻² ऊपर जाएगा, 1 divided by 1.6 multiplied with 10⁻6 minus 2 plus 19, तो you will have 0.625, सब डिवीजन 1 divided by 1.6 का 0.625 होता है, 6 minus 2 4 और 10⁻12 पार्टिकल्स है, इसीलिए यहाँ पे 12, 10⁻12, तो 12 ऊपर जाएंगे, -12, 6 बचा, 12, 9, 6 बचा, 6 plus 6 12, 10⁻⁻6 है यहाँ पे, तो -6 और बचा +7, so that is equal to 0.625 into 10, तो your answer will be 6.25 सेकेंड। छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेरी गलती है कि मैंने वो चीज ध्यान में नहीं रखी, यहाँ पे 12 की जगह 2 रख दिया, यहाँ पे 6 की जगह -6 की जगह 6 रख दिया, वो चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ सिस्टम इज मेड अप ऑफ द 3 पार्टिकल्स H2O, NH3 and CH4। व्हाट माइट बी द चार्ज ऑन द सिस्टम ओनली ड्यू टू प्रोटॉन। तो हम प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड कौन कौन से हैं, H2O, NH3 एंड CH4, जिसकी वजह से हमारे पास एलिमेंट कितने आते हैं, एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अंदर से हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, नाइट्रोजन कितना, 1, हाइड्रोजन कितने, 3, तो टोटल हाइड्रोजन हमारे, कार्बन कितना, 1, और हाइड्रोजन कितना, 4, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 + 3 + 4, 4 + 3 7 + 9 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, 1, और कार्बन हमारे पास कितना है, 1, नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 1। हाइड्रोजन के अंदर टोटल 9 हाइड्रोजन के अंदर एक हाइड्रोजन की वजह से 9 प्रोटॉन होंगे, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होंगे, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे और नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन होंगे। तो टोटल प्रोटॉन्स आर 40 प्रोटॉन्स हमारे पास है, तो n that is equal to 40, charge of proton that is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, so that is why net charge due to proton that is equal to Ne due to proton, 40 multiplied with 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb। देख लीजिए 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 40 नहीं होगा, हाँ 30 होगा 30, कहाँ चला गया, ओके फिर से एक बार काउंट करता हूँ, 9 8 70 9 8, ओके 30, तो हियर वी विल हैव 30, so that is why 30 multiplied with 1.6,
तो 48 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज योर आंसर। क्लियर? डी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम कंसिस्टिंग मास ऑफ 2.3 ग्राम सोडियम, मतलब सोडियम का मास दिया हुआ है आपको 2.3 ग्राम। सोडियम का मोलर मास कितना है? 23 ग्राम। व्हाट माइट बी द चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस सिस्टम? ठीक है, तो नेट चार्ज Q नेट दैट इज इक्वल टू Ne, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको फाइंड करने हैं। Na दैट इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे याद रखिए कि मास अपॉन मोलर मास दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम्स डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर, so that is why n जो अपना स्मॉल n है that is m into Na divided by m0. Clear? Put the value m into Na divided by m0 multiplied with E. m की वैल्यू कितनी? 2.3। Na की वैल्यू कितनी? 6.022 into 10⁻23। E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और m0 की वैल्यू कितनी? 23। दिस इज योर Q नेट। नाउ कट कीजिए, 23 को 10 मिल जाएगा, ठीक है, और 6.022 मल्टीप्लाइड विथ 16 करना पड़ेगा, तो 6.022 मल्टीप्लाइड विथ 16, सोर्स को बदल नो, ओके, तो इट विल बिकम, यहाँ पे 3 पॉइंट इसके और 1.6 का 1 पॉइंट, तो टोटल 4 पॉइंट, तो योर आंसर विल बी 9.6352 इंटू 10⁻4। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो चार्ज जो होगा दैट इज -1.6, सो दैट इज वाई -9.635, 635 इंटू 10⁻4, और डिवाइडेड बाय 10 है। अब डिवाइडेड बाय 10 अगर ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? -9.6352 इंटू 10⁻3। m upon m0 n is equal to m into Na upon m0, m0 is equal to 23 कुछ लोचा है इसके अंदर। Hmm. 23 10⁻4, 23 बनता, 23 10 23 m upon m0। यस, ऑप्शन के अंदर थोड़ा लोचा है, ठीक है, तो 10⁻3 विल बी योर आंसर, -9.63 इंटू 53। ऑप्शन के अंदर थोड़ा लोचा है, दिस विल बी योर राइट आंसर, परफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कोई भी एक ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 10⁻3 कूलम होना चाहिए, -9.63 इंटू 10⁻3 कूलम होना चाहिए। नेक्स्ट वन, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम इज प्लेस्ड एट 111। मतलब अगर सपोज यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास XYZ सिस्टम है, XYZ सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे कोई एक पार्टिकल ले लिया है, that particle is having place 111। अब ये पार्टिकल के पास इसका एक्सक्रीट मास होगा, उसका खुद का मास होगा, उसका खुद का
चार्ज होगा। अब इसको हम डिस्प्लेस करके कहाँ ला रहे हैं, यहाँ पर ओरिजिन के ऊपर, मतलब 0 0 0 के ऊपर ला रहे हैं। अगर मास एंड चार्ज पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते होते तो वो 0 0 0 पे जाके उनका मास चेंज हो जाता, ठीक है, बट उनका मास तो चेंज नहीं होता है, तो एट द फाइनल पोजीशन मास एंड चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब कि पहले कितना था, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम था, तो लास्ट में भी वही रहेगा। अब ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, दैट चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, that means it doesn't depends on, that means it doesn't depends on position, पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट सम, ग्लास रॉड इज रब्ड विद द वुल, वुल के साथ हमने रब किया, ठीक है, याद रखना ग्लास रॉड इज रब्ड विथ वुल, देन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन वुल इज, वुल के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे थियरी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, थियरी क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। मैं आपको एक सीरीज देने वाला हूं, वो सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है, वो सीरीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले रबर, उसके बाद प्लास्टिक, एम्बर, कॉटन, ह्यूमन फर, उसके बाद सिल्क, उसके बाद वुल और उसके बाद ग्लास, ठीक है। ग्लास जो है वो वेरी लेस इलेक्ट्रो एफाइनाइट है, वेरी लेस इलेक्ट्रो एफाइनाइट, और रबर जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रो एफाइनाइट है। अब इलेक्ट्रो एफाइनाइट का मतलब क्या होगा कि जब हम रब करते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरा कोई ले लेगा। क्यों ऐसा हुआ, रबिंग की वजह से वहां पे एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जो जनरेट होगी वो एनर्जी की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन करेंगे, जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड जो है वहां से दूर जाएंगे, सेंटर से दूर जाएंगे और फ्री टू मूव होने का प्रयत्न करेंगे, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन नहीं पाएंगे। जब रबिंग हो रहा था, रबिंग की वजह से एक के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, रबिंग की वजह से एक के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो जो कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन ज्यादा गेन करेगा दैट इज कंसिडर्ड एज मोर इलेक्ट्रो एफाइनाइट, और जो देगा वो लेस इलेक्ट्रो एफाइनाइट, मतलब कि जिसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा है वो इलेक्ट्रो एफाइनाइट हुआ, और जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा कम है वो क्या हुआ, लेस इलेक्ट्रो एफाइनाइट हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए कि वुल, यहाँ पे ये वुल का टुकड़ा है, ठीक है, ये वुल का टुकड़ा है, और मैंने रब करने के बाद यहाँ पे एक प्लास्टिक रॉड, सॉरी ग्लास रॉड है ना यहाँ पे, तो रब करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लास रॉड ले लिया है, ठीक है। कौन सा रॉड है, ग्लास रॉड। अब दोनों को रब कर दिया, वुल इज हाईली इलेक्ट्रो एफाइनाइट और ग्लास इज लेस इलेक्ट्रो एफाइनाइट। तो जब रबिंग किया तो इलेक्ट्रो एफिनिटी की वजह से वुल ने इलेक्ट्रॉन्स को कहां से कहां ट्रांसफर कर दिया, ग्लास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पे, वुल के ऊपर। तो वुल जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन रॉड के चले गए तो ग्लास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो वुल इज बिकमिंग नेगेटिव, दो नेगेटिव वाले ऑप्शन, पॉजिटिव वाले ऑप्शन सही है।
तो वूल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक आएगा, ये दोनों कैंसल। एंड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, कहां से कहां ट्रांसफर हो गए? फ्रॉम ग्लास टू वूल, मतलब बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, 1e is 1e charge is on any sphere is there that is able to produce the q charge on the another metal sphere। very most IMP sum, जनरली ये इक्वेशन कहीं पे नहीं पाई जाती। ठीक है, यहां पे मैं एक थियरी का छोटा पोर्शन आपको डायरेक्ट बोलना चाहूंगा। K इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है हमारे पास। K इज इक्वल टू वॉट? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट of material on which we need to produce electric charge, या फिर जिसके ऊपर हम चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हैं बाय इंडक्शन। किसकी वजह से? इंडक्शन, मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। इंडक्शन इज द मोस्ट 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 प्रिफरेबल मेथड टू प्रोड्यूस द चार्ज। याद रखना, कंडक्शन और फ्रिक्शन से भी ज्यादा रिलायबल है कौन सी? कौन सी? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इज दैट क्लियर? अब यहां पे आपको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कौन सा दिया गया है? K that is equal to 1.5 is given। ठीक है, ऑफ द सेकेंड स्फीयर, मतलब दूसरे स्फीयर का। देखना क्या कहते हैं, दिस इज एबल टू प्रोड्यूस क्यू चार्ज इन अनदर मेटल स्फीयर। मतलब कि चार्ज इंड्यूस्ड जो है, चार्ज इंड्यूस्ड, उसको मैंने क्यू ले लिया, उसको मैंने क्यू ले लिया। इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो क्या है? क्यू है। ठीक है, now what might be the charge q? This is able to produce the q charge in another metal sphere। अब पहले स्पीयर का चार्ज कौन सा है? 1e कूलम। चार्ज इंड्यूस्ड जो है वो यहां पे q है ना, उसको मैं q डैश कंसीडर करता हूं। क्या कंसीडर करता हूं? q डैश। तो व्हाट माइट बी द चार्ज q डैश इंड्यूस्ड? तो इजी हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस q डैश हो गया। अब चार्ज गिवन चार्ज कौन सा है? गिवन चार्ज दैट इज 1 कूलम। तब जाके इंड्यूस्ड चार्ज दैट इज इक्वल टू, इंड्यूस्ड चार्ज का एक इक्वेशन है दैट इज q डैश। देखिएगा, इंड्यूस जो होता है वो आगे वाले एमसीक्यूज के अंदर हमने देख लिया, कोई एक चार्ज की वजह से कोई इंड्यूस चार्ज होता है, तो अगर सेंटर पे +5 था, आगे एक एमसीक्यू देख लिया, अगर सेंटर पे +5 था तो इंड्यूस नेगेटिव अपोजिट सरफेस के ऊपर कितना हुआ? -5। मतलब अगर गिवन चार्ज +q है तो इंड्यूस कितना होगा? -q के हिसाब से होगा। अब कोई भी मेटल जो होगा या फिर कोई स्पीयर जो होगा, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो दिया जाएगा 1.5। सपोज कर लीजिए, तो 1 - 1/k, दिस इज द इक्वेशन। और कहां से आया वो आपको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट रट्टा लगाओ, डायरेक्ट रट्टा लगाओ, गोखो इसको। ठीक है, रट डालो। ठीक है, इंड्यूस चार्ज दैट इज q डैश। अब q डैश की वैल्यू हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा? -q इज गिवन टू अस 1e चार्ज, 1e चार्ज, 1 - 1/1.5। अगर 1/1.5 हो गया तो -e मल्टीप्लाइड विथ 1 - 1/1.5 को क्या बोलेंगे? 3/2, और इनवर्स हो जाएगा तो 2/3। सो दैट इज वाई -e, एलसीएम लीजिए, 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, तो -e मल्टीप्लाइड विथ 1/3, योर आंसर विल बी e/3। चलो क्लियर है? तो ये आंसर हो गया आपका बी। और इंड्यूस्ड चार्ज का इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है। योर नेक्स्ट सम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर प्योर मेटल? प्योर मेटल का मतलब हम यहां पे निकलेंगे मोस्ट इलेक्ट्रो
मोस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे वो इजीली फ्लो कर सकेगा, ऐसी मेटल, ठीक है, प्योर मेटल जहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जिसकी कंडक्टिविटी हम कंसीडर कर सकते हैं कितनी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसकी कितनी कंसीडर कर सकते हैं, मैक्सिमम। तो वहां पे आपको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मिल जाएगा, K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब थियरी क्या कहना चाहती है कि अगर हम मेटल लेते हैं मतलब कि वो कंडक्टिव है, तो एक चीज ये याद में रखनी है कि K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम की परमिटिविटी के ऊपर, ठीक है, EM अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी जो है वो क्या आपको देती है, परमिशन देती है, ठीक है। EM is giving the permission to move from one to another place, ठीक है। तो ये परमिटिविटी मेटल के लिए क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, मतलब कि मेटल के लिए इनफाइनाइट होनी चाहिए, तो K के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन एप्सिलॉन 0, दैट मींस एप्सिलॉन। दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स कि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मैक्सिमम है। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज पॉसिबल, मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, एनर्जी का तो आप पढ़ेंगे, E इज इक्वल टू एच न्यू, एंगुलर मोमेंटम का आप पढ़ के आए हैं NH अपॉन 2π, मतलब कि जहां पर आप n यूज कर सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर गोइंग टू बी रिपीट, ओके। तो n जो है जहां जहां आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर क्वांटाइजेशन, और यहां पे न्यूक्लियस लिखने का मतलब है कि एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी एलिमेंट इज कंसिस्टिंग द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से उसका चार्ज जो है दैट इज Q इज इक्वल टू एन ई ऑलवेज, दैट इज E इज इक्वल टू एन E always, so that is why we have 1 2 3 and 5। ये क्वार्क्स जो है उनके चार्ज का क्वांटाइजेशन कभी नहीं हो सकता है, तो न्यूक्लियस का क्वांटाइजेशन हो सकता है। सो वी कैन से दैट कि मैं इसको ज्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन करना चाहूंगा। फोर्थ एंड फिफ्थ को आप यहाँ पे अगर क्वार्क्स ना रखे और फोर्थ ऑप्शन के अंदर, फोर्थ ऑप्शन के अंदर और फिफ्थ ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे रखे चार्ज, और फिफ्थ के अंदर कोई ऐसी सॉरी यहाँ पे रखते हैं वेलोसिटी, मतलब बीजी को दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी, और फिफ्थ में मैं रख रहा हूं चार्ज, तो चार्ज का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है, वेलोसिटी का पॉसिबल नहीं है। वैसे यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी सही ही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो वेलोसिटी एंड चार्ज, तो चार्ज का भी पॉसिबल है, न्यूक्लियस के अंदर एनी एलिमेंट के लिए चार्ज का पॉसिबल है, मास का भी पॉसिबल है, इसीलिए न्यूक्लियस का पॉसिबल है, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे 1 2 3 एंड 5 का, तो अदर देन 4 आप कोई भी प्रॉपर्टी का क्वांटाइजेशन हो सकता है। Now, which particles are responsible for conduction in metal? मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज एटॉमिक कर्नल? तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 है, जहां पे अगर सोडियम +1 होता है तो इलेक्ट्रॉन एक लॉस हो जाएगा और 28 बन जाएगा। अब अगर ये सोडियम का न्यूक्लियस है तो उसके पास प्रोटॉन 11 होंगे और 11 न्यूट्रॉन होंगे। उसके अलावा उसके पास फर्स्ट ऑर्बिट होगी, सेकेंड ऑर्बिट होगी और थर्ड ऑर्बिट होगी। ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 3। पहली ऑर्बिट के अंदर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है?
1e जो है दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिवा का जितना पोर्शन है, ठीक है, अदर देन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज एटॉमिक कर्नल। एटॉमिक कर्नल किसको कहा जाएगा? एटॉमिक कर्नल ओनली इन मेटल्स। किसके अंदर मिलेगा? मेटल्स के अंदर मिलेगा। एटॉमिक कर्नल कहां मिलेगा? ओनली इन मेटल्स अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पोर्शन होता है वो एटॉमिक कर्नल होता है। तो एटॉमिक कर्नल इज पोर्शन ऑफ एटॉम अदर देन दी इलेक्ट्रॉन, नहीं, अदर देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला सही, ये वाला गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर कंडक्शन थ्रू द एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मैंने CuSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, तो वहां पे अगर कंडक्शन हो रहा है तो Cu+2 एंड SO4-2 में कन्वर्ट होगा। दैट मीन्स our positive and negative ions are responsible for conduction. Next, true statements for the quantization. तो quantization Q is equal to plus or minus NE, जहां पे where N is equal to 0, 1, 2, 3 ऐसा भी लिखते हैं। काफी सारे लोग क्या लिखते हैं? Q is equal to NE, और नीचे लिखते हैं where N is equal to 0, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम क्वार्क्स की बात करिए, ठीक है, तो क्वार्क्स का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ क्वार्क्स दैट इज प्लस और माइनस 1/3e, प्लस और माइनस 2/3e, बाद में 3/3 नहीं आएगा, प्लस और माइनस 4/3e, ऐसे चलता जाएगा। मतलब 1/3 के अंदर है, मतलब इंटीजर मल्टीपल में नहीं है। अगर इंटीजर मल्टीपल में नहीं है तो क्वांटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। क्वांटाइजेशन ऑफ क्वार्क्स is not possible। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। चार्ज ऑफ द क्वार्क्स कांट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। हाँ देखिए, इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है, कहां पर है? फ्रैक्शनल मल्टीपल में है। इसमें है फ्रैक्शनल मल्टीपल में है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वार्क्स आर नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल पार्टिकल्स। जी हाँ, क्योंकि प्रोटॉन and neutron, these are made up of quarks, but electrons are not made up of quarks। वो क्वार्क्स से नहीं बने हैं, इसीलिए कितना हो जाएगा? फंडामेंटल पार्टिकल के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे पार्टिकल्स जो है वो क्वार्क्स से नहीं बने हैं, तो फिर क्वार्क्स को फंडामेंटल पार्टिकल नहीं ले सकते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट सही हुए? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वार्क्स कंसिडरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए, चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपने पास कितना है? 1e के जितना। ठीक है, अब 1e को मुझे याद रखना, टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, पहला तो अब क्वार्क्स, उसका चार्ज कितना है? अब क्वार्क्स का प्लस 2/3e है, ये चीज याद रखनी है। और दूसरा है डाउन क्वार्क्स, उसका चार्ज कितना है? -1/3e। अब +1e बनाने के लिए मुझे +2 -1 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि क्वार्क्स में क्या है? डिनोमिनेटर में 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मुझे 2/3 -1/3e
ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या मिला, +2/3e +2/3e -1/3e। हाँ जी, देख सकते हैं कि ये जो है अप क्वार्क्स, ये जो है अप क्वार्क्स, ये जो है डाउन क्वार्क्स। तो प्रोटॉन का क्वार्क्स कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, UUD। तो प्रोटॉन के लिए सबसे पहले देखिए UUD वाला ये रहा और UUD वाला ये रहा, बाकी के दो ऑप्शन गलत। अब न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, अब न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे चार्ज का Q लिखना था, मुझे क्या लिखना था, चार्ज का Q। अब फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए तो क्या है, 0e। अब 0 बनाने के लिए मुझे ऊपर 0 बनाना पड़ेगा, ऊपर 0 बनाने के लिए 0/3e बनाने के लिए 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3e करना पड़ेगा। तो 2/3e -1/3e -1/3e, इसका मतलब कि यहाँ पे क्वार्क्स कंसिडरेशन कैसा आ जाएगा, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। तो क्वार्क्स का कंसिडरेशन न्यूट्रॉन के लिए क्या रहा, UDD। सो हियर वी आर एंडिंग द लेक्चर। और ये थे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और हर एक टाइप का क्वेश्चन जो चार्ज के रिलेटेड आ सकता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज देखने के लिए जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, और जुड़ते रहिए मेरी एप्लीकेशन के साथ। यू कैन बाय द कोर्सेज फ्रॉम दैट, परचेज कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी थोड़े टाइम के अंदर अपलोड हो जाएगी। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी सभी लिंक्स जो है वो अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।